गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया था। उसके बारे में हम लोगों ने कुछ डिटेल से स्टडी किए थे, यानी कि एंजाइम्स वगैरह के बारे में और जो भी एसोसिएटेड उससे प्रोटीन्स वगैरह हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के एक्चुअल प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, उसके बारे में क्या बताया था कि सिग्मा फैक्टर होता है, उसमें पूरा कोर एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। कितने सब यूनिट बताए थे? आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कितने सब यूनिट थे? पक्का? बस एक सिग्मा था, सिग्मा सब यूनिट था। उसके बाद 2 अल्फा था और 2 बीटा था कि नहीं? है ना? तो टोटल कितने सब यूनिट थे? 5 सब यूनिट, ठीक है। एक सिग्मा, 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक है। सिग्मा का काम क्या था? प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। और 2 अल्फा सब यूनिट जो थे उनका काम क्या था? बीटा सब यूनिट का जो फंक्शनल पार्ट है, ठीक है, उसको प्रमोटर से बाइंड होने में हेल्प करना, ठीक है। ये अल्फा सब यूनिट का काम था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसको बेसिकली अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। तो इनिशिएशन से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनिशिएशन में बेसिकली होता क्या है कि अभी तक हम लोग जो पढ़े कि भाई प्रमोटर रीजन है वो आकर के ज्वाइन हुआ, ऐसा वैसा जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलीमरेज जो है उसका सिग्मा सब यूनिट जो है रिकॉग्नाइज करता है। तो स्टार्ट हम लोग यहीं से करेंगे, ठीक है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो पूरा कोर एंजाइम है, कंप्लीट एंजाइम है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज का जो होलो एंजाइम है वो जैसे ही प्रमोटर रीजन के पास में पहुंचेगा तो जो सिग्मा सब यूनिट होगा, ठीक है, सिग्मा सब यूनिट उस प्रमोटर रीजन को क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। जैसे ही सिग्मा सब यूनिट ने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर बीटा सब यूनिट जो है उसके थ्रू आरएनए पॉलीमरेज जो है वो टेम्पलेट पे, डीएनए का जो टेम्पलेट होता है उस पे क्या करेगा? ज्वाइन कर जाएगा, अटैच कर जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के टेम्पलेट पे ज्वाइन कर लेगा, अटैच कर लेगा, तो वहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा? डीएनए की अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो डीएनए की जब अनवाइंडिंग होगी तो अगेन क्या क्रिएट होगा? एक बबल के जैसा एरिया या बबल के जैसा जो यूनिट है वो क्रिएट होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये बबल के जैसा जो शेप बनेगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है। ये क्या है? आपका डीएनए का टेम्पलेट है, ठीक है। दिस ओवर हियर इज द आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो रिसेंटली आकर के डीएनए टेम्पलेट पे ज्वाइन किया है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट पे ज्वाइन करेगा तो जहाँ पर से आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ है वहाँ पर लोकली जो है डीएनए की अनवाइंडिंग होगी। मतलब जहाँ पर पॉलीमरेज है सिर्फ वहीं पे अनवाइंडिंग होगी, पूरे लेंथ में नहीं होगी, ठीक है। अब पॉलीमरेज आकर के अटैच हुआ, क्या बना? ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया डीएनए की लोकल अनवाइंडिंग से। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन बबल बनने के बाद में धीरे धीरे जो है आरएनए पॉलीमरेज एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को क्या करने लगता है? अटैच करने लगता है, ज्वाइन करने लगता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कौन से डायरेक्शन में चलेगा? ये चलेगा 5' to 3' के डायरेक्शन में चलेगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? 1 by 1 एक एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर से वो क्या होते जाएगा? रन करते जाएगा, उसको रीड करता हुआ जाएगा। और जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करता जाएगा उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है उसको क्या करेगा? यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे अगर ATCG मान लेते हैं हम लोग, ATCG मान लें, अगर ये सीक्वेंस मान ले तो कैसे सीक्वेंस बनना चाहिए? ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, अब आरएनए बन रहा है तो बनेगा U, ठीक है, आरएनए बन रहा है तो U आएगा, T का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा A, C का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा G
और G का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा C। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ज्वाइन करता जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है जो कि है इलॉन्गेशन। ठीक है, तो वन बाय वन न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करते जाएगा। अब ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, आपके सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर पूल होता है, यानी कि जो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर जितना भी न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ होता है, ठीक है, दैट बिकम्स रिच इन न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो जो न्यूक्लियोटाइड का पूल होता है उसमें से एक एक न्यूक्लियोटाइड आकर के ज्वाइन होते जाएगा और इस तरीके से इलॉन्गेशन जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज का और क्या काम होता है इलॉन्गेशन में। आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करेगा, लेकिन जो इलॉन्गेशन हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है। आरएनए पॉलीमरेज जो है ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को एस्टैब्लिश करेगा, क्योंकि अगर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, डीएनए टेम्पलेट के ऊपर न्यूक्लियोटाइड को रीड भी करेगा और साथ साथ जो अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिससे आरएनए बन रहा है उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को एस्टैब्लिश करेगा और जो नई आरएनए की जो चेन है उसको क्या करेगा, इलॉन्गेट करने का काम स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन भाग रहा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो आरएनए की चेन है वो भी क्या होते जाएगी, इलॉन्गेट होते जाएगी। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन तो पूरे डीएनए का होना है ना, तो क्या होगा कि जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ट्रांसक्रिप्शन बबल भी आगे की तरफ बढ़ेगा। समझ आ रहा है, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है वो भी आगे बढ़ते जाएगा और ये पीछे का पार्ट जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया है उसमें वापस से डीएनए जो है वो क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और अपने नॉर्मल स्टेट में रिटर्न आते जाएगा। समझ आया भूपेंद्र, समझ आया। ठीक है, अब जैसे अगर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आगे बढ़ चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए दोबारा से क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से और ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है ये इस तरफ आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, ये देखो ये ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है वो इधर प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो पीछे जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है वो नॉर्मल कंडीशन में लौट जाएगा डीएनए। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है वो भी आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इलॉन्गेशन तो हो गया। इलॉन्गेशन होने के बाद में क्या होता है, लास्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं टर्मिनेशन पे। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में टर्मिनेशन का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, और यूकैरियोट्स का डिफरेंट है, इसीलिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर प्रोकैरियोट्स के बारे में हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि एक हेयर पिन लूप बनता है इस तरीके से। ठीक है, एक हेयर पिन लूप बनेगा इस तरीके से जिसमें कि G और C न्यूक्लियोटाइड्स ही प्रेजेंट रहेंगी। G C फिर G C लाइक दिस, ऑल्टरनेट G और C न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसको और बड़ा बनाते हैं। ठीक है, अब ये GC लूप बनेगा कैसे, मान के चलते हैं यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन है अगर, ठीक है, डीएनए के ऊपर अगर टर्मिनेटर रीजन यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये जो टर्मिनेटर रीजन होगा इसमें भी G और C का क्या रहेगा, लंबा सा सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लिए कि चलो यहाँ का सीक्वेंस अपन मान लेते हैं कि ऐसा है, C है फिर G है फिर C है फिर G है
ठीक है, इस तरीके से लंबा C और G का एक रिपीटेड सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, तो जब पॉलीमरेज यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर पहुँचने पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को जनरेट करेगा। अब मान लेते हैं कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐसे लीनियर फॉर्म में CG का ऑल्टरनेट बना है। ठीक है, अब अगर ऐसा ऑल्टरनेट बना है तो क्योंकि G और C आपस में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से जब RNA के अंदर ऐसे लंबा सा सीक्वेंस बनता है, ठीक है, तब क्या होता है कि ये जो लीनियर सीक्वेंस है इसमें आपस में ही बेस पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, आपस में ही बेस पेयरिंग होके ये जो लीनियर सीक्वेंस है इस तरीके से हेयर पिन लूप का स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, तो जो नया आरएनए बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि जो नॉर्मल बाकी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो नॉर्मल आरएनए बना है ये वो है। ठीक है, और ये वो आरएनए है जो टर्मिनेटर रीजन से बन के निकला है। ठीक है, तो इसमें वापस में आपस में क्या हो जाता है, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और हेयर पिन लूप बन जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये हेयर पिन लूप बनता है, हेयर पिन लूप बनने के बाद में जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, लूप फॉर्मेशन की वजह से अपने आप जो डीएनए का टेम्पलेट होता है डीएनए के टेम्पलेट से अलग हो जाता है और वहाँ पर जो आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो भी टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोट्स में था। यूकैरियोट्स में कैसे होता है, यूकैरियोट्स में जनरली क्या होता है कि डीएनए बाइंडिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, या फिर डीएनए के कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर ये डीएनए बाइंडिंग फैक्टर या डीएनए का कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऐसा होता है कि जिसमें टर्मिनेशन कोडॉन होता है, अभी इसके बाद हम लोग जब जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तब टर्मिनेशन कोडॉन के बारे में आप लोगों को समझ में आएगा कि AAA का जो सीक्वेंस होता है, AAA का जो सीक्वेंस होता है या फिर GUA GUG, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये टर्मिनेशन कोडॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब दे विल नॉट बी कोडिंग फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोटीन। इनका होल सोल काम क्या है कि डीएनए के ऊपर अगर ये प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है या जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उसको टर्मिनेट करने के लिए ही स्पेसिफिकली ये सीक्वेंसेस बनते हैं या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर डीएनए के ऊपर हम लोग मान लेते हैं कि जो टर्मिनेशन कोडॉन है वहाँ तक जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पहुँचेगा, आरएनए पॉलीमरेज जब ये टर्मिनेशन कोडॉन को रीड करेगा, ठीक है, तो टर्मिनेशन कोडॉन को रीड करते साथ ही आरएनए पॉलीमरेज को समझ आ जाएगा कि भाई यहाँ पे मेरा काम खत्म, मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है ऑटोमेटिकली डीएनए टेम्पलेट से डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा और वहाँ पर से ट्रांसक्रिप्शन जो है यूकैरियोट्स में स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इनिशिएशन और इलोंगेशन तक सारा सब कुछ सिमिलर है। ठीक है, बस टर्मिनेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। समझ आया? प्रोकैरियोट्स में ये GC टेल हेयरपिन लूप बनता है, ठीक है, और यूकैरियोट्स में जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स जो है वो टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? इलोंगेशन में कुछ नहीं है, जैसे सिंपल ये आपका डीएनए का टेम्पलेट है, ठीक है, अब पॉलीमरेज जो है वो आकर के यहाँ पर अटैच हुआ, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड पे आया, पहले वाले बेस पे आया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड करेगा, फिर सेकेंड पे भागेगा, इसको रीड करेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी एस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स अगर आपस में जुड़ेंगे नहीं तो एक लंबा पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं बन पाएगा आरएनए का। ठीक है, तो एक एक स्टेप में जैसे जैसे धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज आगे भागते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूक्लियोटाइड्स है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, इस तरीके से 9 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं एक दूसरे के पीछे पीछे ज्वाइन होते जाएंगे। सबके बीच में आपस में क्या होते जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो बनते जाएगा एंड इवेंचुअली ये क्या हो गया, आरएनए का एक लंबा सा चेन जो है ये प्रोड्यूस हो गया। क्लियर, सिंपल है। और एक चीज़, ठीक है, इनिशिएशन जैसे ही होता है कि सिग्मा सब यूनिट जो होता है वो प्रोमोटर रीजन को जैसे ही रिकॉग्नाइज कर लेता है, फिर उसके बाद में जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब पहला न्यूक्लियोटाइड जैसे ही ऐड होता है उसके तुरंत बाद सिग्मा सब यूनिट जो है वहाँ से हट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, हट जाता है। बाकी जो अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स होते हैं वही आगे का काम करते हैं। सिग्मा जो है वो सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन के लिए होता है और जैसे ही रिकॉग्निशन हो जाता है, इनिशिएशन हो जाता है, फिर सिग्मा सब यूनिट जो है वहाँ से हट जाता है। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन का वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब जो भी आरएनए बन रहा है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद जो भी आरएनए बन रहा है वो क्रूड फॉर्म में रहता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कच्चा तेल होता है। ठीक है, कच्चे तेल में जब तक डिस्टिलेशन नहीं होता है तब तक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या ये सारी नैफ्थलीन वगैरह चीज़ें जो है वो नहीं बनती। ठीक है, तो अगर कच्चे तेल को पका करके यूज़फुल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, सेम वैसे ही क्या होता है कि जो आरएनए बनता है, ठीक है, वो भी क्रूड फॉर्म में रहता है और जब तक उसकी फाइनल प्रोसेसिंग नहीं होती तब तक वो भी एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो आरएनए का सीक्वेंस बनता है, आरएनए का जो स्ट्रैंड बनता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, इसको कहेंगे क्या, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है इसके अंदर मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग करना ज़रूरी है, तभी कहीं जाकर के आरएनए जो है वो एक्टिवेटेड होगा। अब ये जो मॉडिफिकेशंस या जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स में अलग तरीके से, यूकैरियोट्स में अलग तरीके से होती है, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के 3 या 4 प्रोसेसेस हैं जिसके हेल्प से आरएनए का मॉडिफिकेशन होता है और फिर कहीं जाकर के आरएनए जो है वो फंक्शनल बन पाता है। ठीक है, तो अपने पास 4 प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस है क्लीवेज, ठीक है, दूसरा प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग, तीसरा प्रोसेस होता है टर्मिनल एडिशंस, और चौथा प्रोसेस होता है न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेसेस हैं जिनके हेल्प से आरएनए का मॉडिफिकेशन जो है वो हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं क्लीवेज पे। ठीक है, क्लीवेज में बेसिकली क्या होता है कि जो आरएनए यानी कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है जनरली उसकी लेंथ जो है बहुत बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन जो फंक्शनल आरएनए होता है उसकी लेंथ जो है वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के कंपैरिजन में छोटी होती है। ठीक है, तो क्लीवेज के प्रोसेस में सिंपली क्या किया जाता है कि आरएनए की जो लेंथ होती है उसको रिड्यूस किया जाता है और उसको फंक्शनल साइज में काट करके लाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सूट पीस का कपड़ा है, कपड़े सिलाने के टाइम पे, शर्ट पैंट सिलाने के टाइम पे हम लोग थान का कपड़ा खरीदते हैं। पूरा कपड़ा तो नहीं लगता हमको, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही कपड़ा लगेगा, है ना, तो उसमें से काट करके जितना कपड़ा यूज़ करना होता है उतना करते हैं, बाकी को डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, सेम चीज़ आरएनए जो है पूरी लेंथ हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जितना फंक्शनल होना चाहिए सिर्फ उतनी ही रिक्वायर्ड है।
तो जो एक्स्ट्रा है उसको काट करके हटा देंगे और जो फंक्शनल या रिक्वायर्ड पार्ट है सिर्फ उसी को हम लोग रखेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, तो क्लीवेज में बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि आरआरएनए का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आरआरएनए का जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, राइबोसोमल आरएनए का जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसका साइज होता है 45S। ठीक है, आरआरएनए के प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का साइज होता है 45S, लेकिन इतना ज़्यादा हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमको कितने की रिक्वायरमेंट होती है, हमको रिक्वायरमेंट होती है 41S की। ठीक है, तो 45S से उसको 41S में क्या किया जाता है, काट करके कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हम लोग आते हैं। सेकेंड स्टेप जो है इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग जो है इन सभी स्टेप्स में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जितने भी स्टेप्स हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्प्लाइसिंग है। क्यों? क्योंकि जो मैंने तुम लोगों को जब डीएनए का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल वाइज समझा रही थी तब बताया था कि कुछ कोडिंग रीजन होता है, कुछ नॉन कोडिंग रीजन होता है। ठीक है, जो कोडिंग रीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन और जो नॉन कोडिंग रीजन होता है उसको कहते हैं इंट्रॉन। ठीक है, अब जब आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तब इंट्रॉन और एक्सॉन के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। तो डीएनए के ऊपर अगर इंट्रॉन है, एक्सॉन है, जो भी चीज़ें हैं सभी का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में जो आरएनए बनेगा तो उसमें भी इंट्रॉन और एक्सॉन के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आएंगे। ठीक है, अब इंट्रॉन के जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आएंगे वो यूजलेस होंगे और सिर्फ एक्सॉन के जो सीक्वेंसेस आएंगे वो हमारे लिए यूजफुल होंगे, है ना। तो स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो एक्सॉन का पार्ट है उसको रिटेन किया जाता है और जो इंट्रॉन का पार्ट होता है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सॉन है और ये है आपका इंट्रॉन। ठीक है, तो इंट्रॉन को हटाना और एक्सॉन को आपस में जोड़ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं SNRNPs। ठीक है, SNRNPs हम लोग इनको कहते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में चालू भाषा में स्नर्प्स भी बोलते हैं। ठीक है, SNRNP बोलने की जगह इसको हम लोग स्नर्प्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्नर्प्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 स्नर्प्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक स्नर्प जो है यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है, और दूसरा स्नर्प जो है वो यहाँ पर अटैच होगा। ठीक है, ये जो दोनों स्नर्प्स है ये क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर कट लगाएंगे। ठीक है, कट लगाने के बाद में ये जो इंट्रॉन है इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। बचा क्या हमारे पास, एक्सॉन बचा। उसके बाद ये जो दोनों एक्सॉन्स हैं इनको आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है और ये जो हमारा आरएनए बना ये हमारा फाइनली जो फंक्शनल या यूजफुल आरएनए है वो बन गया। समझ आया भूपेंद्र को? जितेश समझ आया? ठीक है, इजी है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं टर्मिनल एडिशन पर। ठीक है, टर्मिनल एडिशन कैसे होता है, जो मैं पॉली ए टेल के बारे में बात की थी ना कि पॉली एडिनाइलेशन होता है, पॉली ए टेल जुड़ता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि आरएनए बनने के बाद में आरएनए के फंक्शनल होने के लिए, ठीक है, कुछ एडिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस एडिशन में क्या करते हैं, कई बार जो आरएनए का सीक्वेंस है उसके लास्ट पे, ठीक है, एक पॉली ए टेल जो होती है एडिनाइन का रिपीटेड सीक्वेंस जो है उसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, एडिनाइन का एक रिपीटेड लंबा सा सीक्वेंस जो है वो आरएनए के लास्ट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉली एडिनाइलेशन। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉली एडिनाइलेशन। ठीक है, तो पॉली एडिनाइलेशन जो है वो होता है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि एक जी कैप ऐड होता है, इसको हम लोग कहते हैं जी कैप।
ठीक है। जी कैप कैसे ऐड होता है, आरएनए बन गया, आरएनए बनने के बाद में जो ग्वानोसिन का बेस होता है, ठीक है, ग्वानोसिन का बेस जो है वो मिथाइलेटेड हो जाता है, ठीक है। ग्वानोसिन का एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर मिथाइलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। मिथाइलेशन होने के बाद में उसको हम लोग Mg बोलेंगे, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन, ठीक है। अब ये जो मिथाइलेटेड ग्वानोसिन है ये अगर आरएनए के एंड पे, टर्मिनल एंड पे ऐड होता है तब इसको हम लोग कहते हैं जी कैप, ठीक है। तो जी कैप भी जो है वो एक तरीके से आरएनए को मॉडिफाई करने का, आरएनए को एक्टिवेट करने का तरीका होता है, समझ आया, ठीक है। या तो पॉलीएडिनाइलेशन होगा या मिथाइलेटेड ग्वानोसिन जो है वो ऐड होगा। अब ये दोनों जो प्रोसेस है दोनों के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एटीपी के हेल्प से जी कैप भी ऐड होगा और पॉलीएडिनाइलेशन भी होगा, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल हम लोग आते हैं न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन पे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन जो है ये जनरली टीआरएनए में यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए में होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली होता क्या है कि लीनियर फॉर्म में ही बनता है टीआरएनए, ठीक है। लेकिन एक्टिवेट होने के लिए टीआरएनए को एक अलग 3D स्ट्रक्चर जो है एडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से आता है। हाँ, टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, ठीक है। क्लोवर लीफ क्या होता है, कभी भी ऐसा देखा है तुम लोगों ने, एक पत्ता होता है जिसका शेप इस तरीके का होता है, 4 पत्ते वाला होता है और इस तरीके का शेप होता है उसका, ठीक है। इसको क्लोवर लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोवर लीफ है उसी के जैसे 4 डायरेक्शन में 4 ब्रांचेस निकले हुए हैं टीआरएनए के, इसलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन आया कहाँ, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन आता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर DH लूप, D साइज लूप, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है क्लोवर लीफ मॉडल जो होता है टीआरएनए का, वहाँ पे 2 चीज़ें भी हो रही हैं, टर्मिनल एडिशन भी होता है। यहाँ पर टीआरएनए में CCA, ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं टीआरएनए के टर्मिनल पॉइंट पे, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए। ये क्या हो गया आपका, टर्मिनल एडिशन हो गया। और न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन क्या हो गया, ये DHU लूप जो लिखा है मैंने, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन, ठीक है। तो यूरैसिल का जो न्यूक्लियोटाइड होता है, यूरैसिल के न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, इथाइलेशन होता है, मिथाइलेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा साइटोसिन का जो है नया बॉन्ड बनता है, ये जो T साइज C लिखे हैं ना हम लोग, ठीक है, ये भी क्या है, साइटोसिन का मॉडिफाइड बेस है, ठीक है। साइटोसिन मॉडिफाई होता है। उसके बाद जो आपका यूरिडीन है, ठीक है, यूरिडीन ही मॉडिफाई होकर के एक और न्यूक्लियोटाइड बनाता है जिसको कहते हैं इनोसिन, ठीक है। तो ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। मॉडिफाई होने के बाद में आरएनए का पार्ट बनते हैं, ठीक है। और फाइनली आरएनए जो है तब कहीं जाके एक्टिवेट होता है और अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर पाता है। अंडरस्टूड, सिंपल है। टर्मिनल एडिशन के बाद में भी बताया उसके न्यूक्लियोटाइड्स का मॉडिफिकेशन, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, मिथाइलेशन हो सकता है, इथाइलेशन हो सकता है, डीएमिनेशन भी हो सकता है। जो इनोसिन बनता है वो डीएमिनेशन से बनता है, ठीक है। तो इथाइलेशन, मिथाइलेशन या डीएमिनेशन, इनके हेल्प से न्यूक्लियोटाइड्स जो ऑलरेडी आरएनए के अंदर बन चुके हैं, आरएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, उनका मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे आरएनए में, उसके बाद मॉडिफिकेशन होगा और मॉडिफिकेशन हो जाएगा जब, उसके बाद फिर आरएनए एक्टिवेट हो पाएगा, ठीक है।
समझ आया? क्लियर? चलो तो फिर आज की क्लास यहाँ पर कंक्लूड करते हैं हम लोग। क्या हो गया? बना हर्शीज और चेस। हर्शी और चेस का बेटा फंडा बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। एक बैक्टीरियोफेज है जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है और बैक्टीरिया पे फीड करता है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया ये लिया? यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ठीक है। अब ई कोलाई की 2 कॉलोनीज ली, ये था कॉलोनी नंबर 1 और ये है कॉलोनी नंबर 2, ठीक है। 2 कॉलोनीज ली, ठीक है। एक कॉलोनी को रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोवाइड किया, ठीक है, और दूसरे को प्रोवाइड किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है। अब दोनों के अंदर बैक्टीरियोफेज को क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज का जनरल जो प्रोसेस होता है या बैक्टीरियोफेज का जो जनरल मैकेनिज़्म होता है, बैक्टीरियोफेज क्या करता है कि ये बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, और बैक्टीरियोफेज जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज क्या करेगा? जैसे ही बैक्टीरिया को अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करने के बाद में वायरस का जो डीएनए होगा, ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, इस डीएनए को वो किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा? बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अब बैक्टीरिया के अंदर जो भी मशीनरी है, सेल्यूलर मशीनरी है, तो वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया की सेल्यूलर मशीनरी को यूज़ करेगा, यूज़ करके वो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। एज सच फाइनली क्या होगा कि बैक्टीरियोफेज के अटैक के बाद में, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर इस तरीके से वायरस का जो कैप्सिड है, ठीक है, ये बनेगा। अब ये जो बैक्टीरियोफेज का कैप्सिड है ये किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है, ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी के बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सारे के सारे किससे बनते हैं? ये भी सारे प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो वायरस का डीएनए है वो सिंथेसाइज होगा, ठीक है। फाइनली कुछ समय के बाद क्या होगा कि बैक्टीरिया का जो सेल है वो बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होने के बाद में ये सारी चीज़ों की पैकेजिंग होती है, मतलब कि असेंबलेज होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलग अलग बनती हैं, बनने के बाद में इनकी असेंबली होती है, और जैसे ही असेंबली होती है बैक्टीरिया का जो सेल है वो बर्स्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ये सारे वायरसेस जो रेडी वायरसेस हैं ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो असेंबली होने के बाद में क्या होगा? इस तरीके से नए जो बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स हैं वो बैक्टीरिया के अंदर से बन के निकलेंगे, ठीक है। ये जनरल प्रिंसिपल होता है बैक्टीरियोफेज के काम करने का, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि जिस ई कोलाई की कॉलोनी में, ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोवाइड किया गया था। अब सल्फर जो है वो डीएनए का पार्ट तो होता नहीं है, ठीक है। तो अगर ये रेडियो एक्टिव सल्फर यूटिलाइज भी हुआ होगा तो प्रोटीन बनाने में या कहीं और बनाने में यूटिलाइज हुआ होगा, डीएनए बनाने में तो यूटिलाइज नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस जो है फॉस्फेट ग्रुप के फॉर्म में डीएनए का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है ये बैक्टीरियोफेज ने डीएनए बनाने में यूज़ कर लिया होगा। अब ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस तो ई कोलाई के अंदर था, ठीक है। तो ई कोलाई के अंदर जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था उसको यूज़ करके बैक्टीरियोफेज का डीएनए बना होगा। तो ये जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो किसका पार्ट बन गया? बैक्टीरियोफेज के डीएनए का पार्ट बन गया, ठीक है। तो अब जब ये बैक्टीरियोफेज बन गया और बाहर निकल गया तो इस बैक्टीरियोफेज को अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसके अंदर भी हमको डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही पूरा प्रोसेस जो है हर्शी एंड चेस ने किया। उसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है,
ठीक है। अगर फॉस्फोरस की जगह उन लोग नाइट्रोजन भी यूज़ किए होते तो भी शायद उनको यही सेम रिजल्ट मिलता, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो भी डीएनए का पार्ट होता है ना, तो नाइट्रोजन के साथ भी उनको सिमिलर रिजल्ट मिला हुआ होता। ठीक है, समझ आया? और कोई डाउट नहीं? ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट अभी तक ट्रांसक्रिप्शन में, है ना? तो आज क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।